कहीं भी आग लगती है संजय राउत उसमें घी डालने का काम कर देते हैं अपने बयानों के साथ। सुशांत सिंह राजपूत का मामला आपको याद होगा, जहां पर संजय राउत ने उन्हें मानसिक रोगी तक उनकी मृत्यु के बाद बता दिया था और सुशांत के फैंस आज भी इस बात को भूल नहीं पाए हैं। इसी तरीके से कंगना रनौत का जब मामला हुआ था और बीएमसी के बुलडोजर ने उनके घर को तोड़ा था, उस समय भी उखाड़ दिया करके इन्होंने सामना में हेडलाइन दे दी थी। तो हर बार कुछ नए और दुश्मन खड़े करने का काम कर देते हैं संजय राउत शिवसेना के लिए। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से उनकी करीबी की बात की जाती है शरद पवार से, और ये कहा जाता है कि जो बागी विधायक हैं वो संजय राउत की इस करीबी की वजह से ही चौपाटी से भागकर यहाँ गुवाहाटी आ गए, तो इस आरोप को भी समझना और जानना जरूरी हो जाता है। ये तो बात ऐसे है, ऐसा करते थे, ये करते हैं। राज ठाकरे ने जब शिवसेना छोड़ी थी तो कहा जाता है कि उनका इस्तीफा संजय राउत ने ही लिखा था। बाल ठाकरे ने इस्तीफा पढ़ते ही ये पहचान लिया था कि ये शब्द संजय राउत के हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि राज ठाकरे के पक्के दोस्त संजय राउत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में नहीं गए। इसके बाद संजय राउत शिवसेना की आवाज बन गए। साल 2004 से वो शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं, जो मोदी सरकार के आने के बाद से बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। मोदी सरकार से उलझना संजय राउत का पसंदीदा काम बन चुका है। सामना में अक्सर सरकार की नीतियों का विरोध होता है, वहीं राज्यसभा में संजय राउत मोदी सरकार को घेरते हैं। ऐसे ही एक मामले में देश ने संजय राउत बना अमित शाह की जुबानी जंग देखी। गृह मंत्री जी ने कहा है कि गवर्नमेंट विल डू एवरीथिंग टू इंश्योर दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ द लॉ। इस कानून का मिसयूज नहीं होगा, यह आपने आश्वस्त किया है। संजय जी धन्यवाद प्लीज। लेकिन क्या आपने आश्वस्त किया है, लेकिन क्या हमारे आंख में आंख डालकर आप बोल सकते कि कानून का मिसयूज नहीं होगा, नहीं हो रहा है? धन्यवाद। मान्यवर, एक सदस्य ने कहा कि आंख में से आंख डालकर जवाब दे सकते हो। मैं तो जरूर दे सकता हूं अगर कोई आंख में से आंख डालकर पूछने की हिम्मत रखता है, जरूर दे सकता हूं, और किसी भी फोरम में रहे, क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं है साहब। हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है, और हम वही करते हैं जिसको आत्मा कानून के हिसाब से मानता है। मान्यवर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई आंख में से आंख डालकर सवाल पूछे, मैं आंख में आंख डालकर जवाब भी जरूर दे दूंगा। इस सियासी संग्राम के बीच संजय राउत पर पात्रा चौल लैंड स्कैम करीब 1034 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे। ईडी ने उन्हें नोटिस भेजा तो उनका बचाव करने के लिए खुद शरद पवार कूद पड़े। एनसीपी के चीफ ने पीएम मोदी के सामने संजय राउत को ईडी के नोटिस का मामला उठाया। इसी साल अप्रैल महीने में संसद भवन में पीएम मोदी के साथ शरद पवार ने 25 मिनट बातचीत की, जिसके बारे में पवार ने क्या कुछ कहा उसे लेकर पीएम ने कार्यक्रम में बताया। मुझे एक दिन एक बहुत बड़े नेता मिले थे, वरिष्ठ नेता हैं, वैसे हमारे लगातार विरोध भी करते हैं, राजनीतिक विरोध भी करते रहे, लेकिन मैं उनका आदर भी करता रहता हूं। तो कुछ बातों के कारण उनको थोड़ा था राजी नाराजी थी, तो एक दिन मिलने आए तो कहा, मोदी जी अब क्या करना है, 2-2 बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है? उनको लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है, ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया। शरद पवार ने भी पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संजय राउत के पक्ष में दलीलें पेश की। संजय राउत के खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता क्या थी? क्या प्रोवोकेशन क्या था? Just because he is looking some certain, because sometimes he is right, sometimes he criticizes. इसके बाद शरद पवार ने महाराष्ट्र के नेताओं को अपने घर डिनर पर बुलाया, जिसमें संजय राउत एनसीपी चीफ के बगल में दिखे। ये देखिए, शरद पवार के एक तरफ संजय राउत बैठे हैं तो दूसरी तरफ नितिन गडकरी है। पवार से संजय राउत की इसी करीबी ने उनका हौसला इतना बढ़ाया कि वो खुलेआम मोदी सरकार पर हमला करने लगे, जिसमें भाषा की आक्रामकता सुर्खियों में रही। संजय राउत के बयानवीर बनने से शिवसेना के अंदर कितनी ज्यादा नाराजगी थी, उसका अंदाजा बागी विधायक दीपक केसरकर की चिट्ठी से लगता है, जिसमें वो लिखते हैं,
लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है, हम सत्ता में है। लेकिन अगर संजय राउत की सलाह पर पूरी पार्टी शरद पवार की शादी के बंधन में बंधना चाहती है तो शिवसेना का क्या होगा? कश्मीर के मामले में आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने कड़ा रुख अपनाया था, फिर भी कश्मीरी पंडितों को महाराष्ट्र में आमंत्रित नहीं किया गया। हमारे नेता धारा 370 के हटा जाने के समय खुलकर बात नहीं कर सके। पार्टी की इतनी बुरी परिस्थिति हो गई। क्या हम सोनिया गांधी और शरद पवार को खुश करने के लिए अपना आत्मसम्मान खोना चाहते हैं? सारे अहम मंत्रालय कांग्रेस एनसीपी को दे दिए गए। दुर्भाग्य से जिन्हें जनता ने कभी नहीं चुना वो संजय राउत पार्टी को खत्म करने जा रहे हैं। संजय राउत शरद पवार के गले में ताबीज है। शरद पवार और बाल ठाकरे में दोस्ती थी, लेकिन बाल ठाकरे ने कभी भी पवार को सियासी साथी नहीं बनाया। लेकिन जब 2019 में उद्धव ठाकरे ने पवार के पैर छूकर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो उसने शिवसेना के एक बड़े वर्ग को नाराज कर दिया, जिसने पार्टी में इतनी बड़ी बगावत की नींव रख दी। आज तक ब्यूरो।